नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या लेकर हाजिर हूं आप सभी का अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर रहती है आपकी तीखी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु और साथ ही अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात करेंगे डीआरडीओ की। जी हां, डीआरडीओ का नया धमाका और दूर से ही दुश्मन का हो जाएगा सफाया। विस्तार के साथ आपको बताएंगे डीआरडीओ की इस उपलब्धि के बारे में। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी भारत की डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई। जी हां, भारत का डिप्लोमेटिक एक्शन और यूएस को सख्त चेतावनी। किस तरह से भारत ने दो टूक कहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी उसका भी रुख करेंगे और आपको बताएंगे उस डील के बारे में जिस पर है पूरी दुनिया की नजर। जी हां, डील के करीब है लेकिन भरोसा अभी भी दूर है। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात भारत के रक्षा तंत्र की। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बड़ा रक्षा मील का पत्थर हासिल करते हुए लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में स्वदेशी बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और साथ ही साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का पहला सफल परीक्षण शामिल है, जो भारत की सामरिक क्षमताओं को और भी अधिक मजबूत बनाएगा। तो आइए जान लेते हैं डीआरडीओ के इस धमक और भारत की बढ़ती चमक के बारे में। तो आपको बता दें कि डीआरडीओ का ये नया धमाका है। जी हां, रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और इसी आत्मनिर्भरता में एक और कदम भारत ने बढ़ाया है। डीआरडीओ के माध्यम से भारत को उड़ान मिली है। जी हां, अगर आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों की, तो 2 दिनों में 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ है। तो ग्राफिक के जरिए भी जान लीजिए डीआरडीओ का इस नए धमाके के बारे में। आपको बता दें कि इंटरसेप्टर मिसाइलों ने हवा में ही लक्ष्य किए हैं। जी हां, सफल ये परीक्षण हुआ है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का यह सफल टेस्ट हुआ है और इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत ने ये बड़ी उड़ान भी लगाई है। सफल परीक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरसेप्टर मिसाइलों ने हवा में नष्ट किए लक्ष्य और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डीआरडीओ की कामयाबी पर बधाई दी है और उन्होंने एक्स के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में लिखा है कि डीआरडीओ ने कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक दिखाया है, जो अलग अलग तरह से खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करती है। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर डिफेंस और मीडियम रेंज पर एंटी शिप क्षमता दिखाने के लिए लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किए गए। मल्टी लेयर्ड बीएमडी कैपेबिलिटी को सफलतापूर्वक दिखाया गया है। जी हां, इंटरसेप्टर ने अपने अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक निशाना साधा और यही है सफलता भारत के डीआरडीओ की। और आपको बता दें कि इस प्रणाली को नए मिसाइल खतरों से निपटने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से डीआरडीओ को बधाई दी और ये तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इन टेस्ट ने भारत को उन देशों के एलिट ग्रुप में शामिल कर दिया है जिनके पास आईसीबीएम तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को भेजने की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है, यानी कि भारत का एक और मजबूत कदम है। नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज के पहले फ्लाइट टेस्ट के दौरान मीडियम रेंज पर एंटी शिप डिफेंस को दिखाया गया। इन अहम टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक दिखाने के लिए डीआरडीओ को बधाई। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। अब आपको आगे बताते हैं कि खास है ये परीक्षण। जी हां, क्यों खास है? तो भारत की जो डिफेंस पावर है इस परीक्षण के माध्यम से और भी बढ़ती है और भी मजबूत होती है। साथ ही साथ बताएं कि जो लंबी दूरी तय करते हैं तो तमाम ऐसे खतरे होते हैं जिनको आसानी से निपटा जा सकता है। और तो और नौसेना की एंटी शिप स्ट्राइक क्षमता को भी और बूस्ट मिलता हुआ इसके माध्यम से नजर आएगा। इतना ही नहीं, भारत ने आईसीबीएम को भी साथ में जोड़ा है और हमले को तोड़ निकाला है और उन्नत रक्षा मिसाइल वाले चुनिंदा देशों में भारत
शामिल हो गया है। तो है ना भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर और साथ ही साथ आपके और हमारे लिए गर्व की खबर भी। जी हाँ, डीआरडीओ लगातार नए सोपान गढ़ रहा है और उसी कड़ी में डीआरडीओ ने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि डीआरडीओ के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर वीके सारस्वत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। सबसे पहले तो आपको भी बधाई, क्योंकि आप भी पूर्व में डीआरडीओ के हिस्से रहे हैं। और इसके साथ साथ अब अगर हम भारत के नवाचार की बात करते हैं, डीआरडीओ के सफल परीक्षण की बात करते हैं, तो विस्तार से अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है भारत का एक कदम। आज के जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जो आजकल का वारफेयर है उसमें दूर से मिसाइल से मार करने की क्षमता बहुत देशों में है। तो एंटी मिसाइल सिस्टम, मल्टी लेयर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम का जो विकास हमारे डीआरडीओ ने किया है पिछले कुछ सालों में, और जिसका सफल परीक्षण पिछले 3 दिनों में किया है, तो हम इसको बोलते हैं कि आज भारत के पास एक क्षमता है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ भारत 5,000 से 10,000 किलोमीटर दूरी से आने वाले मिसाइल्स को 2 लेयर्स में इंटरसेप्ट कर सकता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं 70 किलोमीटर से ऊपर, जो कि जिसका ये सफल परीक्षण 3 दिन पहले किया गया था, और 2 दिन पहले जो परीक्षण किया गया उसमें हमने 20 किलोमीटर से ऊपर इंटरसेप्शन करके हमने ये देखा है कि हमारी जो मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की क्षमता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, जिसको कहते हैं रिलायबिलिटी है, वो 99.9 से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारी इस मल्टी लेयर बीएमडी सिस्टम की खासियत है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि केवल मिसाइल ही हमने नहीं तैयार किया है, इसका जो कंप्लीट नेटवर्क है, जब मिसाइल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है किसी देश का, तो हमें उसे जल्दी से जल्दी ट्रैक करना पड़ता है। उसके लिए रडार, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हम कमांड कंट्रोल सेंटर से हम लॉन्च सेंटर तक ले जाते हैं, उसकी क्षमता, और राइट टाइम पे ऑटोमेटिक लॉन्च करते हैं, जिससे कि हमें उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन मिल सके। और कई लोगों ने इसमें जो काम किया है वो केवल आने वाले मिसाइल के नज़दीक जाते हैं और अपना एक वारहेड ब्लास्ट करते हैं, पर इंडिया की जो मेजर क्षमता है वो ये है कि हम डायरेक्ट इंटरसेप्शन करते हैं। जो आपने परसों जो परीक्षण हुआ उसमें देखा गया कि हमारा AD-1 मिसाइल डायरेक्टली जाके आने वाले टारगेट को हिट किया, जिसमें किसी वारहेड की आवश्यकता नहीं हुई। तो इससे पता लगता है कि जो हम देख रहे हैं, अमेरिका ने जैसे किया ईरान के वार में कि डायरेक्ट इंटरसेप्ट की, इसी तरह की क्षमता आज भारत के पास है। हमारे पास इस समय पूरा नेटवर्क है कि हमारे जो बेसिक बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कॉमर्शियल कैपिटल है बॉम्बे, या पॉलिटिकल या सोशल कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली, हम उन सबको एक पूरी रक्षा प्रणाली दे सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से। और जो तीसरा परीक्षण हुआ है कल, वो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एंटी शिप मिसाइल, जो कि क्रूज मिसाइल के रूप में जाके शिप के ऊपर हगिंग, शिप की ओशन की सरफेस को हग करते हुए शिप को इंटरसेप्ट कर सकता है, इसकी क्षमता भी हमने पाई है। तो इन तीनों परीक्षण से एक पता लगता है कि भारत की जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है इस समय, वो बहुत उन्नत देशों के बराबर में है। और हमारी जो सोवरेनिटी है, जिसको कि हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, जो हमारी डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है हमें किसी चीज को इंपोर्ट करने की, वो हमने स्थापित कर दी है। इसीलिए हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ को बधाई दी। और मैं क्योंकि इस कार्यक्रम में पिछले कई सालों से इससे जुड़ा रहा हूं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ करने वाले वैज्ञानिकों ने और अच्छी क्षमता का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। और सर, कई बार हमने रक्षा मंत्री को सुना भी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हमलों के तरीके बदल गए हैं, युद्ध के तरीके बदल गए हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें भी तकनीक के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। और अगर हम देखें तो डीआरडीओ भी लगातार नए सोपान इसी क्षेत्र में गढ़ता जा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला।
रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं भारत के कड़े रुख की। जी हां, भारत ने ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों वाले कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के मुद्दे पर शुक्रवार को एक बार फिर अमेरिका के प्रभारी राजदूत जेसन मिक्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि 3 दिन में यह दूसरी बार है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने प्रभारी दूत से कहा कि जहाजों पर अमेरिकी सेना के घातक और जानलेवा हमले अस्वीकार्य हैं, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे। वहीं आगे आपको बताएं कि यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन कॉल पर बात कर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़ा विरोध जताया है। तो आइए भारत के डिप्लोमेटिक इस कदम और कड़े रुख से जुड़े तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दें कि भारत का ये डिप्लोमेटिक एक्शन है और अमेरिकी कार्रवाई पर भारत का कड़ा रुख देखने को मिला है। यूएस विदेश मंत्री को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। भारत की तरफ से निर्दोष भारतीय नाविकों पर हमले हर तरह से, हर स्थिति में निंदनीय है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर यह जानकारी भी साझा की। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर उन्होंने बात की है। जी हां, फोन कॉल पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। तो आपको बता दें कि यह भारत का एक तरह से डिप्लोमेटिक एक्शन है, जहां पर भारत की तरफ से कड़ा रुख दिखाया गया है और यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन कॉल पर बात भी की है। भारत का कड़ा रुख, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई, ये बात कही गई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। उन्होंने कहा कि रूबियो से बात हुई है, खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने जो हमले हुए हैं उन हमलों पर भारत का कड़ा विरोध है, जिसमें हमारे 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। व्यापारिक जहाजों पर इस तरह के जानलेवा हमले किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो भारत ने 2 टूक कही है और भारत ने अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है, क्योंकि ये जो किया गया है यूएस की तरफ से, यूएस नौसेना की तरफ से, वो हर सूरत में निंदनीय है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें कि ओमान तट के पास यूएस नौसेना की कार्रवाई हुई। जी हां, आपको बता दें, ग्राफिक के जरिए भी समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो सेतेबेलो तेल टैंकर को निशाना बनाया गया था, आपको बता दें, और कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। हमले के बाद जहाज में अफरा तफरी का माहौल भी बना। जी हां, 21 भारतीयों का सफल रेस्क्यू हालांकि कर लिया गया था, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हुए और फिर बाद में 3 नाविकों की मौत की खबर आई। और इसी खबर के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर 2 टूक कहा कि ये जो हमले हुए हैं ये निंदनीय हैं, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, और साफ तौर पर तलब भी किया गया। और इतना ही नहीं, यूएस के मार्को रूबियो से फोन कॉल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत भी की है और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से संकट तो गहरा रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत के रुख को भी समझना होगा, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय की बात की जाए या फिर विदेश मंत्री की 2 टूक साफ शब्दों में कि ये जो हमले हुए हैं ये निंदनीय है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे संध्या, ये जो रुख अपनाया है भारत ने, निश्चित तौर पे ये भारत का कड़ा रुख है। और भारत जो लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा, भारत लगातार ये कहता रहा कि वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरी तरह से रीओपन किया जाना चाहिए और वहाँ जो सिविलियन जो जहाज है उन जहाज़ों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और इस बीच में अमेरिका ने जो हमला किया,
जिसमें कि भारत के नहीं वो जहाज थे, लेकिन भारतीय नाविक उस पे सवार थे, वहां काम कर रहे थे। और उन भारतीय नागरिक को एक जहाज पे सेतेबेलो पे जो थे वो 24 में से 3 जो भारतीय नागरिक की जब मौत हुई, तो उसके बाद जो है भारत ने और ज्यादा कड़ा रुख अपनाया और दूसरी बार जो अमेरिका के जो कार्यवाहक राजदूत हैं उनको विदेश मंत्रालय में और भी ताजा अपडेट ले लेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं और दौरे के लिए आज भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत इनोवेटर्स 2026 का उद्घाटन भी होगा। तो आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारी उस खबर का जो हम चर्चा कर रहे थे, भारत के कड़े रुख से जुड़ी हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम बात कर रहे थे कि भारत ने इस पूरे हमले को लेकर के किस तरह से विरोध दर्ज कराया है और साथ ही साथ कड़ा रुख भी अपनाया है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे संध्या, यही मैं बता रहा था कि जब भारत ने पहले से ही लगातार इस बात को कहा है कि जो उस इलाके में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना चाहिए और वहाँ किसी भी सिविलियन जहाज पर हमला नहीं होना चाहिए। यह बात अमेरिका को भी कहा गया है भारत की तरफ से बार बार, यह बात ईरान को भी भारत की तरफ से बार बार कहा गया। युद्ध संघर्ष, उसमें आप किसी पोत पे, युद्ध पोत पे हमला करते हैं, वो बात समझने वाली है। लेकिन ये जो सिविलियन जहाज है और ये सिविलियन जहाज पे चूंकि भारत के जो नाविक हैं वो तकरीबन बड़ी संख्या में इस इलाके में मौजूद है। पर्शियन गल्फ में बताया जाता है कि 18,000 के करीब भारतीय नाविक हैं उस इलाके से और तकरीबन सभी देशों के जहाज पे आपको भारतीय नाविक मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा बड़ा स्टेक्स है उस पूरे इलाके में और उस पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा में। और इसीलिए जो है अमेरिका के जो कार्यवाहक राजदूत है जेसन मिक्स, उनको 3 दिन के अंदर 2 बार बुलाया गया। पहली बार बुलाया गया जब एक जहाज पे हमला किया गया, उसके बाद 1 दिन के बाद जब अमेरिका ने बात को न मानते हुए, न समझते हुए दूसरी बार हमला किया सेताबेलो पे और इसमें जो है 3 लोग मारे गए। तो उसके बाद भारत ने और कड़ा रुख अपनाया और फिर जेसन मिक्स को बुलाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने अमेरिकी दूतावास से बात की तो अमेरिकी दूतावास का कहना था कि ये हमारा आधिकारिक तौर पे हमारा भारत के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन हम कोई बातचीत को पब्लिक नहीं करना चाहते। मतलब
देखा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल जो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन किया और उन्हें इस बात पर अपना गहरा रोष जताया, क्योंकि देखिए भारत में भी इस बात पर गहरा रोष है कि भारत तो किसी कोई पार्टी नहीं है इस पूरे लड़ाई में। ये अमेरिका और ईरान के बीच का मसला है और इस मसले में भारतीय नागरिक की अगर मौत हो रही है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही आपत्तिजनक निश्चित तौर पर गलत है, आपत्तिजनक है और निंदनीय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव और संघर्ष को रोकने की दिशा में प्रगति होती भले ही नजर आ रही हो, लेकिन इस पीस डील पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट तैयार है जो सीज फायर आगे बढ़ाने, हॉर्मुज के समुद्री गलियारे को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की बातचीत का रास्ता साफ कर सकता है। अब ऐसे में फिलहाल बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुछ दिनों में साइन हो सकती है डील। जी हां, यही है बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि डील होगी सील, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बताएं कि अमेरिका ईरान डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, लेकिन फिर भी सस्पेंस पूरी तरह से अभी है बरकरार। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान से समझौता जल्द होगा, साथ ही साथ तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म होगा। व्हाइट हाउस के तमाम दावे हैं। समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ युद्ध रोकने पर दोनों पक्ष सहमत भी हो गए हैं। अब कुछ दिनों में साइन होगी डील, लेकिन इस डील पर ही बना हुआ है सस्पेंस। हालांकि बाकी जो प्रभावित देश हैं वो लगातार चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पीस डील है ये किसी तरह से मूर्त रूप ले और सब कुछ शांति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन वो दिन आखिर कब आएगा, यही है बड़ा सवाल। अब आपको बता दें कि पहले समझौता और फिर परमाणु वार्ता। आपको बताएं कि ईरानी विदेश मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने, अब्बास अराक्ची ने कहा है अपने बयान में कि अमेरिका से डील के काफी करीब हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में डील संभव है। अब शर्तों पर अभी भी अंतिम सहमति बाकी है। पिछले कई समय को अगर हम देखें तो तब भी यही बात हुआ कि सहमति के लिए एक मेज पर बैठे तो सही, लेकिन सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। अब शर्तों पर अभी भी अंतिम सहमति बाकी है, ये बात एक बार फिर से अराक्ची ने कही है। मीडिया शर्तों को लेकर अटकलें ना लगाएं, ये बात भी साफ तौर पर अराक्ची कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अटकलबाजी से बचना चाहिए, पहले फाइनल डील होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहिए, और साथ ही साथ फिर पहले समझौता और उसके बाद परमाणु पर बातचीत होगी। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से ट्रंप भड़क गए हैं। अब उनके भड़कने की क्या वजह है, ये जान लीजिए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए हैं। ईरानी शर्तों को बताया है उन्होंने साफ तौर पर फर्जी। उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो तमाम शर्तें रखी गई हैं वो फर्जी हैं। ईरान ने फर्जी शर्तें लीक की है, उन्होंने ये भी कहा है, तो उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बात ट्रंप ने कही है ईरान के लिए। ईरानी बयान कमजोर और मजाकिया नजर आ रहे हैं, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और उन्होंने कहा है कि ईरानी बयान जो है वो कमजोर हैं और साथ ही साथ शर्मनाक भी हैं। ईरान को जल्द रवैया बदलने की चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए हैं। ईरानी मीडिया ने कई तरह की शर्तों का दावा किया है और साथ ही साथ लेबनान युद्ध की भी यहां पर बात हुई है, जिसे खत्म करने की बात हुई, और ईरानी फंड और हॉर्मुज मुद्दे को भी इसमें शामिल बताया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही और सभी की नजरें भी इसी पर है कि आखिर ये पीस डील क्या फाइनल मोड तक जाती हुई नजर आएगी, और अगर आएगी तो फिर वो दिन कब आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संध्या कि यह पहली बार हुआ है कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि हम लोग डील के करीब हैं। उन्होंने अपने जो एक्स हैंडल है उस एक्स हैंडल पे लिखा, और उस एक्स हैंडल को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्रूथ सोशल हैंडल है उनका ट्रूथ सोशल पे उन्होंने रीट्रूथ किया। तो यह कह सकते हैं कि इस मामले में दोनों का कन्वर्जेंस लग रहा है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि हम डील के काफी करीब हैं। लेकिन डील के काफी करीब वो आज नहीं, बल्कि डील के काफी करीब वो बहुत दिनों से हैं। देखिए, फरवरी 28 की बात करें, जिस समय अमेरिका की तरफ से हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पे, उसके पहले भी ओमान ने कहा था कि डील के काफी करीब थे और करीब है, और उसके बाद ये हमला हुआ। तो ये जो डील के पास काफी करीब है, सच में एक आश्चर्य मिश्रित शब्द है। हमेशा एक उसमें कुछ चीजें ऐसी छुपी रहती हैं। जैसे देखिए, ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा।
होगा। अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे अभी कोई बात नहीं होगी। उनका ये कहना है कि जब और कुछ पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर डस्ट जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसे यही डाइल्यूट किया जाएगा, ईरान के अंदर डाइल्यूट किया जाएगा। तो एक बात ये समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो स्थिति नहीं रहेगी जो फरवरी 28 के पहले थी। मतलब ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नियंत्रण रहेगा किसी न किसी तरीके से। इस पर मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे अग्री होंगे। और उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण बातें और हैं जो कि इजराइल और लेबनान की बात है, उस पे हिजबुल्लाह के बात है, तो उस पे नेतन्याहू तैयार होंगे कि नहीं होंगे। मिसाइल कार्यक्रम के बारे में अब्बास अरागची ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है, जिसके बारे में नेतन्याहू कहते हैं कि मिसाइल कार्यक्रम ईरान को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो जो है इजराइल अपना स्वतंत्र कदम उठाएगा। तो देखिए अभी भी ये बात पूरी तरह तय नहीं है कि किन किन बातों पे रजामंदी हुई है। निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि किन किन बातों पर सहमति बनती हुई नजर आएगी। और जो इस बार कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत ही करीब हैं, तो उस करीबी नजरिए को अगर समझना चाहें तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल पाएगा? बाकी अन्य देश जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके लिए यही है कि आखिर कब होगी ये पीस डील। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।